चलो भाई पढ़ना स्टार्ट करें। कल हमने एक टॉपिक कंप्लीट किया था, हरियाणा में वन्य जीव अभयारण्य, हिरण पार्क या डियर पार्क और जू कहाँ कहाँ हैं, दो आरक्षित स्थान, ये सब पढ़ लिया। प्रजनन केंद्र पढ़े थे, ब्रीडिंग सेंटर। अगर पेपर में आ जाए चिंकारा प्रजनन केंद्र कैरू भिवानी, और अगर मयूर और चिंकारा आ जाए झाबुआ कहाँ है? अच्छा, मुझे ऐसे जिलों के नाम बताओ जहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। सबसे ऊपर पंचकुला में 2, यमुनानगर में 1, कुरुक्षेत्र में 1, झज्जर में 2, सिरसा में 1 रेवाड़ी में। कुल कितनी है ये? 8। इनमें से किसको कम्युनिटी, थोड़ी आवाज बढ़ा दो, किसको कम्युनिटी रिजर्व का भिंडा, इसको अबूब शहर सिरसा वाले को। हरियाणा का सबसे बड़ा नेशनल पार्क 2 ही है, एक का एरिया तो बहुत ही कम है, ऑब्वियसली यही होगा। सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अबू शहर भी लिखते हैं और अबूब शहर भी। अच्छा, कितने हिरण पार्क है? हिरण पार्क है 2, हिरण लिखना है, एक H एक R। रोहतक वाला महम में है, छोटा है। मेन कौन सा है? हिसार का। वो ईयर देखना मुझे याद नहीं रहा, आज देखा था किसी ने गूगल पे, चलो आज याद करके देखूंगी। मुझे 1970 याद आता है, जैसे मैंने 70 याद किया हो, पर कल किताब में एक जगह 85 लिखा था, तो कल ये बात चेक करनी थी, आज मुझे याद नहीं रही। देख लिया था, गूगल पे देखा था, ठीक है। अच्छा कोई नहीं, वो देख लेंगे, मैं भी देख लूंगी आज याद करके। हिरण के बाद हमने पढ़ा था 2 बड़े बड़े संरक्षित आरक्षित टाइप का एक एरिया जहाँ ह्यूमन एक्टिविटीज परमिटेड नहीं है। एक तो था कैथल में और एक था जींद में। इसका नाम क्या था? जींद वाले का था बीरबारा, और इस वाले का सरस्वती का ही नाम सोनसर था। हरियाणा के 3 बड़े जंगल बताओ। सबसे पहले कलेसर, फिर मोरनी और फिर सोनसर। इस सोनसर का ही नाम क्या है? सरस्वती। ये 3 बड़े जंगल थे हरियाणा के, ये सब हमने कल पढ़ लिया था। फिर हमने पढ़ा था ब्रीडिंग सेंटर, एक जटायु के ऊपर काम हुआ था, क्या नाम था उसका? JCBC। इसका मतलब क्या था? जटायु एंड स्पैरो। अजीब सा था ना कि हिंदी इंग्लिश का मिक्सचर। जटायु एंड स्पैरो कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर। कहाँ था ये? अच्छा, लाल जंगली मुर्गे के लिए प्रसिद्ध तो है यमुनानगर का कलेसर, लेकिन इसका ब्रीडिंग सेंटर है पंचकुला। काला तीतर का ब्रीडिंग सेंटर भी पंचकुला में। काले हिरण का प्रजनन केंद्र कहाँ था? पीपली में। जू थे ना हमारे 3, BRP। पी का मतलब यहाँ पानीपत पलवल नहीं है, पीपली है। पीपली किसका पार्ट है? कुरुक्षेत्र का। R रोहतक, B भिवानी। इनमें से 2 छोटे मिनी जू और एक बड़ा है। कौन सा बड़ा है? रोहतक का। ये बाद में बना था, ये पहले 1982 में। इसका एरिया भी बड़ा है, 44 एकड़। तुम्हारे यहाँ एक हाथी पुनर्स्थापना केंद्र भी है बनसंतौर में। बनसंतौर कहाँ पड़ेगा ये? यमुनानगर। कम ही एरिया था, 4.8 एकड़, कुछ ज्यादा बड़ा एरिया कवर नहीं किया था। छिलछिला का एरिया कितना था? 71 एकड़ या 29 हेक्टेयर। ये सब हमने पढ़ लिया। चलो, अब इस टॉपिक की स्टार्टिंग मैंने नहीं पढ़ाई थी, देखो जरा कितने पर? शायद 131 पर था, 101 पर था। अच्छा चलो, टॉपिक की हेडिंग का नाम देखो, हरियाणा में वन और वन्य जीव। तुम वन्य जीव तो पढ़ा है, अब वन के बारे में बात करते हैं। पहले बोर्ड पे थोड़ा सा समझ लो, फिर किताब लगेगी बेहद आसान। मैंने स्टार्टिंग की थी जब कुछ फैक्ट बताए थे। आपका हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बना, और क्योंकि ये पंजाब की बेल्ट का पार्ट था, यहाँ बहुत बढ़िया उपजाऊ मिट्टी थी, तो इसलिए हमारे यहाँ का मुख्य कामकाज क्या था? कृषि। हम खेती बाड़ी करने वाले लोग, तो जंगल वहाँ होते हैं जहाँ खेती ना हो, या फिर जहाँ की मिट्टी बढ़िया उतनी उपजाऊ ना हो।
कृषि से हमने बहुत बड़े लेवल पर गेहूं और धान बाकी सारी चीज़ें हमने प्रोडक्शन अपने यहाँ खूब बढ़ाया, इसलिए हमारे यहाँ जंगल के विचार पे कभी हमने सोचा ही नहीं। लेकिन आप जानते हैं 1988 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नियम बनाया कि जिसको ठीक ठाक रहना हो, लंबा जीना हो, जिस राज्य के लोगों को, वहाँ की राज्य सरकार काम करे कि अपने टोटल अवेलेबल लैंड एरिया के कितने % हिस्से पर 33% पर वन लगा दे या वृक्षारोपण कर दे, वृक्ष लगा दे। और वन तो बड़े लेवल पे होते हैं, वृक्ष लगाए जा सकते हैं। तो ये 1988 का एक विचार था, क्योंकि 1988 में हम नए नए अलग हुए थे, कोई बहुत हमने ग्रोथ नहीं की थी। लेकिन हम इस टाइम पर याद करें, हम ट्रैक्टर के निर्माण में आगे बढ़ रहे थे, मारुति सुजुकी आ गया था, हीरो होंडा, तो हमारा सारा ध्यान पैसा कमाने पर, और होना भी चाहिए था। हम इकोनॉमी को अपनी को थोड़ी सी आवाज़ में गूंज है, इकोनॉमी को बूस्ट कर रहे थे, पैसा कमा रहे थे। तो हमने कभी सोचा ही नहीं कि भैया पेड़ लगाएं या पेड़ों की इंपॉर्टेंस है। समय बीता, धीरे धीरे फील होने लगा कि भैया ग्रोथ करने के बाद, पैसा कमाने के बाद सेहत भी ज़रूरी है। अगर आपकी सेहत काम नहीं आएगी तो फिर ये पैसा रखा रह जाएगा, सेहत ठीक नहीं है तो। इसके चलते हमारी हरियाणा सरकार ने राज्य वन नीति बनाई, अपने लिए स्पेशल। ये बनाई हमने 2006 में, जिसमें हमने टारगेट रखा कि भैया हम कुछ सालों में ही ग्रोथ करेंगे। और 2010 तक हमने टारगेट कर लिया कि हम टोटल लैंड एरिया के 10% को पेड़ पौधों से भर देंगे। क्योंकि जब हम अलग हुए थे तो उस ज़माने में हमारा ये टोटल 3 पॉइंट कुछ % था, तो 4% पूरा नहीं था। इतनी कम अगर पेड़ हैं तो इतनी बड़ी आबादी तुम्हारी लगातार बढ़ रही है, कहाँ से तुम्हें साफ सफाई और ये सब मिलेगा। ये टारगेट रख लिया 10% का। 2010 के बाद आज हम 2023 में बात कर रहे हैं, आज तक ये इर्द गिर्द भी नहीं है। ये टोटल भी 6.8 कहीं 6.9 मतलब 7% से कम है। ये 13 साल बाद की घटना बता रही हूँ, 2023। और ये तब है जब आपके हरियाणा में बड़े लेवल पर हर ज़िले का डीसी इस महीने में, अब तो ये बाढ़ बूढ़ के कारण हम थोड़ा सा ध्यान नहीं दे रहे, अदरवाइज इतने पेड़ लगाते हैं, इतना वृक्षारोपण, ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा, सामुदायिकी विकास कार्यक्रम, कभी किसी नाम से, कभी कभी तरु दिवस मना रहे हैं, कभी वन महोत्सव मना रहे हैं। कम्युनिटी इन्वॉल्व हो गई बिना लालच किए। मैंने आपको कल ट्री मैन ऑफ हरियाणा की बात बताई थी, जो वो लड़का अपना चंडीगढ़ पुलिस में भी है। तो ये देखो, इतने लंबे गैप को भी हम कवर नहीं कर पाए इतना समय देने के बाद। और आज भी हरियाणा में वनों की स्थिति कोई बहुत बेहतर नहीं है। हाँ, इजाफा करते हैं, और अब काम करने की इच्छा से हम हर 2 साल में फॉरेस्ट रिपोर्ट निकालते हैं कि यार 2 साल में हमने कितना इंप्रूवमेंट किया। तो लास्ट जो रिपोर्ट तुम्हारे पास आई है, वन रिपोर्ट जिसको आप कहते हैं, ये 2021 की है। अब 23 वाली तो अगले साल छपेगी। तो अभी तुम्हारे पास जो अवेलेबल आंकड़े हैं वो 2021 के हैं। इस 2021 की रिपोर्ट ने हमें बताया कि कोई बहुत इजाफा हमने 2 सालों में नहीं किया, और जितना मैं स्टार्टिंग से पढ़ा रही थी उसमें अब तक बस पॉइंट आगे बढ़े हैं। तो कोई ऐसा नहीं कि % हम आगे ले गए बहुत। 2021 में सबसे ज़्यादा वन जो आपके मिले वो कहाँ मिले? पंचकुला में। और जो सबसे कम वन मिले वो मिले पलवल में, सबसे कम वन। ये मैं टोटल एरिया की बात कर रही हूँ। अगर इसको % में मापोगे तो सबसे ज़्यादा % में भी पंचकुला, लेकिन % में पलवल नहीं है, फिर है कम वाला फतेहाबाद। फतेहाबाद में 0.73 है, पलवल में इससे ज़्यादा है, शायद 0.83 के आसपास की, पता नहीं 1% के आसपास है, लिखवाऊंगी अभी मैं। जींद का, पलवल के बाद फिर ये फतेहाबाद के बाद जींद का और पलवल का नंबर आता है। तो ये देखें तो टोटल कम एरिया तो पलवल का है, लेकिन प्रतिशतता में कम किसका है? फतेहाबाद। ज़्यादा में भी नंबर 1 और प्रतिशत में भी नंबर 1 पंचकुला। आपके हरियाणा में झाड़ियाँ एक टाइम पर 2-4 साल पहले ज़्यादा थी। गुरुग्राम 158 वर्ग किलोमीटर, इतना एरिया। 44,212 तो कुल है ना तुम्हारा, इसमें से इतने पे झाड़ियां हैं जो 0 पॉइंट समथिंग निकलता है। और ये सबसे ज़्यादा आज की डेट में महेंद्रगढ़ में है। पहले मैं पढ़ाती थी गुड़गांव में। तो ये डाटा 2 साल बाद बदल सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होता। जितना था ना उसमें हार्डली कुछ पॉइंट बदले हैं जो मैं लिखवा दूंगी, बाकी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आया। हाँ, झाड़ियों के टॉपिक में अंतर आ गया। पहले नंबर 1 था गुरुग्राम, आज नंबर 1 कौन बन गया? महेंद्रगढ़। इस तरीके से थोड़े से आंकड़े बदले हैं, वो हमें पढ़ लेने चाहिए। और उसके साथ 3 चीज़ें और समझ लो। पहला, आपके हरियाणा में एक एरिया है जिसे कहते हैं आरक्षित वन। इन वनों में
दूसरा एरिया है जिसे आप कहते हैं संरक्षित वन, रिजर्व्ड और कंजर्व्ड, और तीसरा है जिसे आप कहते हैं अवर्गीकृत क्षेत्र, जिसका कोई ऑर्गेनाइज तरीके से ना गिनती हुई ना आपने कभी देखा कि कहाँ है कितना है। आरक्षित वन वो होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नियम है, नियम कायदे कानून, और आप और मैं किसी की परमिशन के साथ भी इसमें से पेड़ नहीं काट सकते, कोई परमिशन दे ही नहीं सकता। ये सेफ्टी के टारगेट को रखकर कि भैया इतने पेड़ तो कम से कम रहें, ऐसा ना लोग फर्नीचर बनाने के चक्कर में या अपने घर परिवार के खर्चे के चक्कर में फ्यूल के रूप में पेड़ों को काट लें। तो आरक्षित वन में किसी भी कंडीशन में काटना, यहाँ से पेड़ों को या ईंधन के रूप में इस्तेमाल करना, या जो टेरिटरी एक्सप्लेन कर दी जाए कि भैया यहाँ से यहाँ मत आना, डिफाइन कर दिया, वहाँ कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी परमिटेड नहीं होगी। तो ये सबसे सेफ जोन है, इसके पेड़ों को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। और हम अच्छी तरह कहते हैं कि भाई बहुत प्राउड की बात है कि हरियाणा में भी आरक्षित वन है, यानी जिसमें कि ह्यूमन एक्टिविटी परमिटेड नहीं है। संरक्षित वन वो होते हैं जिसमें परमिशन लेके ह्यूमन एक्टिविटी क्या करेगा आदमी, जाके गाय भैंस चरा लाएगा, थोड़ी लकड़ियां टूट गई आंधी में तो उसको फ्यूल के लिए इस्तेमाल कर लेगा। यहाँ हो सकता है मधुमक्खी पालन की भी इजाज़त मिल जाए, परमिशन, मधुमक्खी पालन तो आसान होता है ना वनों में। यहाँ ह्यूमन एक्टिविटीज़ विद परमिशन, बिना परमिशन के कोई नहीं कुछ भी करेगा यहाँ। अच्छा ठीक है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं ये परमिशन कहाँ से मिल जाएगी इसकी, कौन से इलाकों में, संरक्षित में। अवर्गीकृत का कोई केयर टेकर नहीं है, इसका खुद गांव ध्यान रख लेता है। जो गांव देहात में इस तरह के पेड़ लगे हुए हैं किसी रोड पर, वो अपने आप ही केयर करते हैं, इनको काट के भी ले जाते हैं बहुत बार लोग। ये कोई भारी भरकम पेड़ नहीं होते, जैसे कीकर हो गई या इस तरह के नहीं छोटे टाइप की झाड़ियाँ, ये इसका पार्ट आती हैं। सबसे ज़्यादा हमारे पास संरक्षित एरिया लगभग 75%, 74 पॉइंट समथिंग, उसके बाद आरक्षित है, और सबसे कम एरिया अवर्गीकृत 10% के आसपास है। 9.75 था, पॉइंट में बढ़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ा। लगभग 10% ये है, लगभग 75% ये है, और लगभग जो बच गया इनके बीच में से वो आरक्षित है। आगे समझ में, ये आरक्षित में आप कुछ नहीं करेंगे, संरक्षित में परमिशन लेके आप काम कर सकते हैं। ये तो आपका किसी को परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, इसकी केयर खुद गांव के आसपास के एरिया के लोग कर लेंगे। क्लियर सबको ये? इसको कुछ जोड़ सकते हैं। एक तो आपने पढ़ा था नेशनल पार्क, एक पढ़ा था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। किसके नियम टफ थे? वहां से आप टूटी हुई लकड़ी भी नहीं लाएंगे, लेकिन वाइल्ड लाइफ में क्या था, परमिशन के साथ गांव वाले घुस के वहां पे भैया लकड़ियां इकट्ठी कर लाए, ईंधन विधन। इस तरीके के ही मान लो ये हैं। ये भारत सरकार ने डिवीजन कर रखा है जिसको हमने भी फॉलो किया। इतना समझ में आ गया? आपके हरियाणा में ना, जैसे बाहर के लोगों को लगता है हरियाणा एक, लेकिन हम जानते हैं हरियाणा में भी डिवीजन है। हमारी जो 2 नदियां हैं, ये कौन सी, हाँ, इनके बीच में जो हमारी ये वाली बेल्ट है, इसमें बारिश कम होती है, ज़्यादा, बहुत कम है। यहाँ बारिश कम है क्योंकि किसका असर है, यहाँ राजस्थान का। तो इसलिए देखा ना तुमने, रेत के टिब्बे भी मिलते हैं। जब आप इस बेल्ट के आसपास जाते हैं टिब्बे मिलने लगते हैं आपको। अगर इस बेल्ट की बात करूँ तो बारिश ज्यादा। अभी तुम देखो तुम्हारे सामने लाइव, अंबाला के ऊपर का सारा एरिया ब्लॉक हो गया ना, वहां पे कोई बस नहीं जा रही थी। अब आज तो था खैर कि चलेंगी, पता नहीं चलेंगी नहीं चलेंगी, लेकिन उस तरफ की जितनी वीडियोस आ रही हैं, कितना बुरा हाल है। हम सोनीपत में बैठे हैं तो आराम से बैठे हैं, हमें लग रहा है कहाँ बाढ़ आ रही है क्योंकि यहाँ तो कहीं पानी है नहीं, लेकिन सच में अंबाला करनाल तक का इलाका पूरा जलमग्न हो गया था अभी 2 दिन पहले तक। बहुत बुरा हाल था क्योंकि इस एरिया में कितने से ज्यादा बारिश होती है, हाँ, 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा तक बारिश चली जाती है, 110 तक। लेकिन अगर इस बेल्ट की बात करूं तो यहाँ 30 सेंटीमीटर बारिश होती है। 25 सेंटीमीटर से कम वाले को तो क्या कह देते हैं, रेगिस्तान, मरुस्थल। तो ये वाली बेल्ट जो है ना आपकी, ये ज़्यादा बारिश वाली नहीं है। इस बेल्ट में अच्छी बारिश और इस बेल्ट में ठीक ठाक बारिश होती है। 45 सेंटीमीटर का एवरेज है, यानी कहीं 70 होगी, कहीं 35 होगी, कहीं 60 होगी, कहीं 45 होगी। एवरेज 45 सेंटीमीटर इसमें है। सबसे बढ़िया बेल्ट है, इसमें ना कभी बाढ़ आने का खतरा और ना ही कभी सूखे की कोई गुंजाइश। इसीलिए इसी बेल्ट में आप देखो गेहूं भी खूब पैदा होता है, चावल भी खूब पैदा होता है, गन्ना भी खूब पैदा होता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ गन्ना नहीं होता, चावल सब कुछ होता है, लेकिन इस बेल्ट में ज्यादा
बढ़िया मिट्टी है जिसको आप क्या कहते हैं, जलोढ़। ये जलोढ़ का पूरा मैदान है जिसको खादर और बांगर में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। खादर वो होती है जो हर साल नई आ जाती है, और बांगर वो है जो पहले कभी नदी का रास्ता रहा होगा तब वो एक लेयर बिछी होगी, वो अब तक चल रही है। दोनों उपजाऊ होती हैं, लेकिन ज़्यादा उपजाऊ ये वाली है, खादर वाली। अभी भी देखें हम तो ये पूरे गांव खादर की बेल्ट कहलाते हैं ना, जो जीटी रोड से उस तरफ के गांव हैं, इसी कारण से, क्योंकि मिट्टी हर साल नहीं आती है। चलो 2 बातें और बता देती हूँ। यहाँ पे अगर कहे जलवायु जैसी है आपकी, उसके हिसाब से वन कैसे हैं, तो आपके यहाँ 2 तरह के वन मिलेंगे। एक का नाम है उष्ण कटिबंधीय वन। कटिबंध पता है तुम लोगों को? कटिबंध जो तुम ज्योग्राफी में ऐसे नहीं पढ़ते हो, ऐसे जोन जिसको बोलते हैं, टॉरेट जोन, इक्वेटर के आसपास, फिर सब ट्रॉपिकल जोन पढ़े होंगे ना ये। ऐसे ही इसका ही तो नाम है, ये जो बीच वाला है इसका नाम क्या है, उष्ण कटिबंध। इसके ऊपर ये क्या है, उपोष्ण। आप इन दोनों के साथ बैठे हैं तो आपके यहाँ उष्ण कटिबंधीय वन भी आएगा और उपोष्ण, थोड़े से कम गर्म वाले। अब जैसे उपोष्ण वालों में पहाड़ आ जाएंगे, तो ये वाली बेल्ट कौन कौन सी, अंबाला, यमुनानगर और पंचकुला, इसमें मिलेगा उपोष्ण। इसके पेड़ों की खासियत ये पाइन है। पाइन ट्रीज पता है ना सबको, चीड़ का, पाइन का, जो आप पहाड़ों में देखते हैं ना अलग तरह के पेड़, ये पाइन होते हैं। इसी में साल भी मिलता है, तभी तुम्हारे यहाँ कौन है नंबर 1 साल में, यमुनानगर का कलेसर पूरा साल की अधिकता है। तो ये कौन सी बेल्ट है, ये उपोष्ण, थोड़ी सी ठंडी, उप उष्ण। और उष्ण वाली बेल्ट है जिसमें तुम बहुत सारे लोग अभी देख रहे हो, सोनीपत से लेके पूरी ये अपनी फतेहाबाद तक की पूरी बेल्ट, फिर नीचे की बेल्ट जहाँ बारिश एवरेज होती है ना, वो है उष्ण कटिबंधीय। इसके जो पेड़ होंगे ये गर्मी के मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देंगे ताकि इनका वाटर लॉस कम हो। बहुत ज़्यादा पानी तो यहाँ होता नहीं। ये जो पाइन वाले हैं यहाँ पानी बहुत ज़्यादा बहुतायत में रहता है। जैसे ऐसा नहीं कि अभी बारिश हो रही है, वैसे भी कभी अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे पंचकुला के आसपास आपको हमेशा ठंडक मिलेगी। यमुनानगर की बेल्ट में आपको बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर कौन सी तरह के पेड़ पाए जाते हैं, उपोष्ण। उपोष्ण। एक दिन मैंने आपको सरकंडा बताया था, सरकंडा, सरकंडे का क्या कामकाज है आपके यहाँ? सरकंडे को केन कहते हैं। इसका बड़ा बिजनेस कहाँ पर है, फर्रुखनगर। फर्रुखनगर कहाँ पड़ेगा, गुड़गांव में, बहुत बड़ा कामकाज। तो केन से यानी सरकंडे से बनने वाला मूढ़ों का, जो हमारे यहाँ मूढ़े नहीं पड़े होते, इसका कुटीर उद्योग है। कुटीर, कुटीर मतलब घरों में। इसके लिए कोई बहुत बड़ी बिजनेस फर्म नहीं खड़ी करनी है, ये छोटे लेवल पे पहले भी चलता था, आज भी चलता है। तो ये सब चीजें हमारे हरियाणा में पेड़ों से संबंधित हैं। आप किताब उठाओ, सब समझ में आएगा। पेज 101 पर है हरियाणा में वन। आज हमारा टारगेट है, इसको पढ़ेंगे। वन्य जीव हमने पहले पढ़ लिए। पहला पॉइंट देखो, हरियाणा में 1966 में वन क्षेत्र 4% भी नहीं था। कितना था, 3.9। अब कितना कर लिया हमने, अब भी 8 नहीं पहुंचा, 6 पॉइंट समथिंग है, 7 के इर्द गिर्द आ गया। 3.9 था, वर्तमान में 6.8 है, लगभग 7% है। थोड़ा सा पॉइंट में बढ़ा है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं आया। जबकि राज्य में, इसको टिक कर लो, राज्य वन नीति के अनुसार 20% वन क्षेत्र होने चाहिए। कब बनी थी तुम्हारी नीति ये राज्य वाली, 2006 में। लिख लो यहाँ 2006 वन नीति के ऊपर, नीचे भी आएगा ये नाम। नेक्स्ट देखना, राष्ट्रीय वन नीति, ये हरियाणा की है, देश की, ये देश की है, टिक कर लो। राष्ट्रीय वन नीति 1988, तब तुम्हारे पीएम थे राजीव गांधी। उन्होंने शिक्षा पे, वनों पे, उस जमाने में आईटी के लिए भी वो कॉन्शियस थे, क्योंकि यंग थे ना, यंग पीएम का बहुत फर्क पड़ता है, उसका दिमाग तेज होता है। तो पढ़ के देखें, राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार भारत में वनों का लक्ष्य कितना परसेंट था, 33। आज तक भी अचीव नहीं किया, 40 साल बीतने को है, 33% आज भी नहीं है पूरे इंडिया में। हरियाणा में वन आच्छादन, वन आच्छादन मतलब जहाँ वन है क्षेत्र। अब इसके आंकड़े तुम्हें थोड़े से बदलने पड़ेंगे, तुम्हारे में 2019 की रिपोर्ट शायद लिखी होगी, अब 21 की है, यहीं पर लिख लो वन। वन जहां वन लिखा है ना, इसके पास परसेंटेज बदल लेना, लिखो 1603.48। 1603। तुम एक काम करो, इसको ना तुम थोड़ा साफ सुथरा और अच्छा लिखो, मैं कुछ आंकड़े लिखवा ही दूंगी। एक पेज निकाल लो कोई भी, जहां मैप, पिछले पेज पे 98 पे देखो मैप है, 98 खाली पड़ा, एक मैप है उस पे नहरों का, मिल गया? हाँ, यहाँ ऊपर से साफ और अच्छा लिखना और उसको 2-3 बार पढ़ लेना ताकि तुम्हें याद हो जाए। रटने की जरूरत नहीं, पढ़ने से ही आ जाती हैं चीजें। ये
यहां लिख दो हेडिंग वन रिपोर्ट 2021। वन रिपोर्ट 2021। मैप वाले में साफ लिखना, कहीं यहीं खिचड़ी पका दो फिर पढ़ी ना जाए। 2021 उसमें लिखो पहला पॉइंट वन, टोटल वन कितना है लिखेंगे वन, उसके सामने डैश लगा के लिखो 1603 1603.48 वन रिपोर्ट। कौन से सन की कर रहे हैं हम लोग 2021। इसमें पहला लिख लो वन क्षेत्र या वन कितने हैं, कितना बताया 1603.48 वर्ग किलोमीटर, अपने आप समझ जाना स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट लिखो वृक्ष, ये तो वन है, वन होता है जंगल, वृक्ष होता है जो हमने भी लगाए हैं वृक्ष, ये लिखो 1425 1425। पॉइंट सिस्टम को छोड़ देते हैं, कितने पॉइंट याद करेंगे, मोटा मोटा याद कर लेंगे भाई। ऊपर वाला है 1603, नीचे वाला 1425 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इन दोनों को मिला के कितना परसेंट लगभग तुम्हारी जमीन का पेड़ों ने और इन्होंने घेर लिया, लगभग टोटल का 7% लिख लो, यहाँ लिख लो 7%। 6.9 समथिंग है तो वो 7 ही मान लेंगे, 7%। जब अलग हुए तब कितने परसेंट था 3.9, यानी लगभग 4 था। आज कितने पर ले आए 7 पर। कितने साल बीत गए तुम्हें अलग हुए 66 से, और अब कितने साल 50 साल प्लस हो गए, तब हमने खींच के 8 नहीं पहुंचाया। और टारगेट कितने का रख रखा है 10 का, तो 2010 में था। अब कितने का टारगेट है 20 का, और देश का टारगेट है 33 का, जो हरियाणा में तो मुश्किल है। चलो अगला पॉइंट लिखो सघन वन, जहां घने वन हैं, सघन वन, सघन वन। इसमें लिखो 28 वर्ग किलोमीटर, सिर्फ 2 जिलों में। तुम अपने आप दिमाग दौड़ाओ, किन 2 जिलों में होगा ये, पंचकुला और यमुनानगर में। लिख लो सघन वन 28 वर्ग किलोमीटर, 28 स्क्वायर किलोमीटर। इसी में लिख लो सघन वन कहाँ कहाँ है, यमुनानगर में 22 वर्ग किलोमीटर ज्यादा है, कलेसर सघन वन का ही तो पार्ट है, यमुनानगर 22 वर्ग किलोमीटर, और पंचकुला 6 वर्ग किलोमीटर। सिर्फ 2 जिलों में है सघन वन, यमुनानगर 22 वर्ग किलोमीटर, और दूसरा क्या बताया पंचकुला। पंचकुला में कितने हैं 6। अब इसमें कुछ लोग उल्टा करेंगे, वो अति सघन में टिक कराएंगे पंचकुला नंबर 1, नहीं, पंचकुला टोटल में नंबर 1 है, परसेंटेज में नंबर 1 है, लेकिन जब अति सघन डेंस फॉरेस्ट पूछे तो नंबर 1 कौन है यमुनानगर। बाकी सब 0 0 0 पे हैं, सारे के सारे जिले। सिर्फ 2 जिले हैं अति सघन वन के, कौन कौन से, पंचकुला यमुनानगर। हर चीज में नंबर 1 यमुनानगर है, लेकिन अति सघन में नंबर 1 यमुनानगर। यमुनानगर बोल दिया, अति सघन में उल्टा कर लेना, यमुनानगर करना। हर चीज में नंबर 1 कौन था, पंचकुला। ये थोड़ा अलग से याद रखना। चलो आगे लिखो, इसमें घने वन, ये तो अति सघन थे, अब घने, घने वन में लिख लो 445 वर्ग किलोमीटर, 445। ये कई जिलों में, तो सबके नाम हम याद नहीं करेंगे। अति सघन में 2 जिले याद करने, कौन कौन से, पंचकुला और यमुना। नंबर 1 पे यमुनानगर, नंबर 2 पे पंचकुला। अगला पॉइंट लिखो, अगली हेडिंग डाल दो, कुल वन क्षेत्र ज्यादा। कहाँ ज्यादा वन क्षेत्र है, कुल वन क्षेत्र ज्यादा, यानी टोटल एरिया ज्यादा कहाँ। फर्स्ट लिखो इसमें पंचकुला, कुल वन क्षेत्रफल ज्यादा, पहला पंचकुला, उसका टोटल एरिया लिखना 392 स्क्वायर किलोमीटर। बहुत बड़ी बात है, कुल उसके पास जमीन ही थोड़ी सी है। कितनी जमीन है पंचकुला के पास, सबसे छोटा कौन सा था, फरीदाबाद, कितना था 742, और पंचकुला 816। उस 816 में से कितने पे 1 लगा के बैठा है, 300 कितना लिखा 92, तो आधे से थोड़ा ही कम रह गया, 392 स्क्वायर किलोमीटर। दूसरा लिखो यमुनानगर, YN 192 वर्ग किलोमीटर, 192 स्क्वायर किलोमीटर यमुनानगर। तीसरा लिखो गुरुग्राम, गुरुग्राम 113 113 वर्ग किलोमीटर। और चौथा लिखो भिवानी, भिवानी 111 वर्ग किलोमीटर। तो बताओ सबसे ज्यादा एरिया कवर्ड किसका है, कितना,
392। दूसरा नंबर यमुनानगर का कितना, 192। तीसरा नंबर गुड़गांव का 113 और चौथा नंबर भिवानी का 111। ये टोटल एरिया उसके पास जितना है उसमें से निकाल भाई, 111 इसका, 113 इसका, 192 उसका और 392 उसका। आ गई समझ में ये बात। अगली हेडिंग डालो, लिखो कुल वन क्षेत्रफल कम, यानी जिसके पास कम एरिया है, कुल वन क्षेत्रफल कम वाले जिले, कुल वन क्षेत्रफल कम वाले जिले। इसमें एरिया की बात कर रहे हैं, परसेंटेज की नहीं। परसेंटेज का अगला पॉइंट लिखवाऊंगी। लिखो पहला सबसे कम वन पलवल में है। फर्स्ट पलवल 13.5 वर्ग किलोमीटर, पहले 14 थे वो 5 और कम हो गए 0.5, 13.5 वर्ग किलोमीटर पलवल सबसे कम है इसके पास। नेक्स्ट लिखो पानीपत 16 वर्ग किलोमीटर, पानीपत 16 वर्ग किलोमीटर। एक टाइम पर पानीपत में सबसे कम थे, फिर अब पलवल में सबसे कम है, इसका मतलब पेड़ कटे ज्यादा हैं पलवल में। नेक्स्ट लिखो फतेहाबाद 18 वर्ग किलोमीटर, कम वन है फतेहाबाद में भी। फतेहाबाद 18 वर्ग किलोमीटर, पहले के कितने थे 13.5, फिर कितने हैं 16, अब कितने हैं 18। अब उससे अगला लिख लो सोनीपत, यहाँ भी बहुत कम है, 22 वर्ग किलोमीटर में है बस। सोनीपत 22 वर्ग किलोमीटर। बढ़ते क्षेत्रफल के जिले बताओ, सबसे बड़ा किसमें है, पंचकुला 392, यमुनानगर 192, गुड़गांव 113, भिवानी 111। सबसे कम वाले बताना, पहला पलवल 13.5, पानीपत 16, फिर फतेहाबाद, फतेहाबाद में कितना है, और फिर सोनीपत में 22। ये वर्ग किलोमीटर में है। अगली हेडिंग डाल दो, प्रतिशत में सर्वाधिक वन। प्रतिशत में, एरिया में नहीं, प्रतिशत में, प्रतिशत में सर्वाधिक वन। लिखो पहला प्रतिशत में पंचकुला, वो तो हर एक में नंबर 1 है, बस किसमें नंबर 2 है, वो अति सघन में, वो यमुनानगर के पास ज्यादा है। सर्वाधिक प्रतिशत सर्वाधिक वन, पहला पंचकुला 43%, पंचकुला 43%। सेकेंड लिखो यमुनानगर YN 10.9%, 11 से थोड़ा सा कम, 10.9% जरूर लिखना। ऊपर तुमने वर्ग किलोमीटर लिखा है, वो एरिया था, ये प्रतिशतता है, 10.9। नेक्स्ट लिखो फरीदाबाद, यहां भी प्रतिशत ज्यादा है, 10.6%, फरीदाबाद 10.6%। और नेक्स्ट लिखो गुरुग्राम 9%, 9%। तो 9, 10.6, 10.9 और 43, ये प्रतिशत में है। नंबर 1 कौन हुआ, एरिया कितना था पंचकुला का 392, और यमुनानगर का 192, और फिर 113 किसका था, और 111 किसका था, हाँ ये था एरिया। अब प्रतिशतता में सबसे बड़ी किसके, 43, फिर 10.9, 10.6 और फिर है 9%। 9 किसके पास है, गुड़गांव। हाँ प्रतिशत में है ये। कमी में सबसे कम कहाँ था, पलवल 13.5, फिर था पानीपत 16, फिर कौन था, फतेहाबाद, और फिर सोनीपत 18 और 22। ठीक है, चलो सर्वाधिक वन हो गए। अच्छा अब इसमें अगला पॉइंट लिखो, परसेंटेज में भी कम थे ना, लिखो हाँ प्रतिशत में कम लिखो, प्रतिशत का ज्यादा लिखा है तुमने भी, लिखो प्रतिशत में कम, प्रतिशत में कम। फर्स्ट लिखो फतेहाबाद 0.73, ये तो पिछली बार भी सेम ही था, हम पिछली 2-3 रिपोर्ट से सेम ही पढ़ रहे हैं। फतेहाबाद 0.73 सबसे कम। इसके बाद अगला लिखो जींद 0.83, जींद 0.83, ये परसेंटेज चल रही है, अब परसेंटेज जरूर लगाना 0.83। और तीसरा करो पलवल 1%। पलवल किस लिस्ट में नंबर 1 पे था, एरिया, एरिया कम में। एरिया कितना था इसका
13.5, लेकिन प्रतिशत में इससे कम कौन है? फतेहाबाद। फतेहाबाद में कितना है? 0.73। फिर किसका नंबर है? कितना? 0.83। और फिर पलवल, प्रतिशत में पलवल तीसरा है, और वैसे पलवल किस में था? फर्स्ट में। अगर पूछे एरिया कम तो पलवल का, लेकिन प्रतिशत कम तो फतेहाबाद, वहां पलवल का नंबर कितना है? तीसरा। पलवल से ऊपर कौन कौन है कम प्रतिशत में? एक फतेहाबाद और एक जींद, 0.73, 0.83 और 1%। क्या ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, ज्यादा जंगल का प्रतिशत बताओ किसमें था? पंचकुला 43%। फिर यमुनानगर 10.9, फिर 10.6 और फिर 9% था। आ गए ना समझ में? ये घटते क्रम में बताना। प्रतिशत में सबसे कम प्रतिशत में फतेहाबाद 0.73, जींद 0.83 और फिर पलवल 1%। पलवल कहाँ नंबर 1 है? टोटल एरिया में कितना था? 13.5। सेकंड नंबर पर था पानीपत, फिर कौन सा था? और फिर उसके बाद सोनीपत 22%। चलो अब एक बार चेक कर लो, तुमने अति सघन के 2 जिले लिख लिए। कौन कौन से लिखे? यमुनानगर में 22 वर्ग किलोमीटर और पंचकुला में 6। तुमने कम प्रतिशत लिख ली, कुल वन क्षेत्रफल ज्यादा लिख लिया, कुल वन क्षेत्रफल कम लिख लिया। प्रतिशत का सर्वाधिक वन भी लिख लिए, झाड़ियों वाला नहीं लिखा। लिखो कुल झाड़ियां 158.9, 158 लिख लो। एक एक क्या याद रखोगे? 158 वर्ग किलोमीटर कुल झाड़ियां। ये आए हुए क्वेश्चंस इसलिए लिखवा रही हूँ, रिपोर्ट तो बहुत बड़ी है पर ये मेन है। कुल झाड़ियां 158 वर्ग किलोमीटर। अगर पेपर में 160 दे दें इर्द गिर्द में तो वो टिक कराना। 158.9 में जरूरी नहीं वो पॉइंट लिखें, वो 160 दे दें तब भी चल जाएगा। 158.9 स्क्वायर किलोमीटर। लिखो सर्वाधिक झाड़ियां ये महेंद्रगढ़ में थी 34 वर्ग किलोमीटर में। पहले इसमें हुआ करती थी गुड़गांव में 50 थी, पहले टोटल 150 थी। झाड़ियां तो बढ़ी लेकिन वहां की काट दी। महेंद्रगढ़ में लिख लो 34 वर्ग किलोमीटर, 34 स्क्वायर किलोमीटर। टोटल कितना स्क्वायर किलोमीटर? 158.9, जिसमें से महेंद्रगढ़ के पास कितनी है? 34 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब तुमने ये सारा लिख लिया। अब एक चीज और कर लो, वन और वृक्ष को ऐड करके साइड में लिख लो। जहां तुमने 7% लिखा है ना वहां टोटल एरिया निकाल लो, कितना आएगा प्लस कर लो। 5 3 8 2 3 2 नहीं कितना आएगा 3, देख लो जितना भी आएगा। 16031425 को ऐड कर दो, उतने तुम्हारे वन और वृक्ष टोटल हैं। कई बार टोटल एरिया पूछ लेते हैं इसलिए बता रही हूँ, इनको प्लस करके लिख लो साइड में। जहां 7% लिखा तुमने, कितना कितना एरिया था? ये था ना टोटल, इनको यहाँ ऐड कर दो। 5 3 8 2 और ये 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 3028 वर्ग किलोमीटर। कितने में से? 44,212 में से इतने वन और वृक्ष हैं। 3028 पॉइंट समथिंग है, तो 3029 भी दे दें तब भी चल जाएगा। पॉइंट ऊपर नीचे करने में उनका कुछ नहीं बिगड़ता। एक आइडिया रखना कि 3000 अगर तुम 30 भी याद कर लो तो तुम वहां पकड़ लोगे कि ये वाला आंकड़ा होगा। चलो अब ये समझ में आ गया। ये नई रिपोर्ट है। नई रिपोर्ट में बताओ सबसे कम वन कहाँ निकले? अगर उसने प्रतिशत नहीं बोला तो आंसर क्या है? सबसे कम वन पलवल में, पानीपत में, फिर सबसे ज्यादा वन 4 जगह बताना। सबसे ज्यादा पंचकुला, यमुनानगर, ठीक है। और कहें प्रतिशत में कम बताओ? फतेहाबाद, जींद, पलवल में कितना था? 1%। फतेहाबाद में 0.73, जींद में 0.83। और घटते क्रम में ये बढ़ते हुए में 4 क्या थे? 43, 10.9, 10.6 और 9%। चलो हाँ जी, सबसे कम झाड़ियों का आंकड़ा नहीं था, मैंने देखा था, क्योंकि वो गिननी पॉसिबल नहीं रही होंगी, जो मेरा अंदाजा है, क्योंकि झाड़ी तो कहीं कहाँ गिरते फिरेंगे। इसीलिए मैंने भी सोचा था कि सबसे ज़्यादा है तो कम भी होनी चाहिए, पर मिली नहीं, कहीं ढूंढी तो थी मैंने भी। चलो 101 पर अब आ जाओ, अब तुम्हें सारा टॉपिक समझ में आ जाएगा। हम सेकेंड पॉइंट पढ़ रहे थे, हाँ, तो वन आच्छादन क्षेत्रफल अब तुम्हें याद हो गया। कितना है वृक्ष वाला? देखो वृक्ष वाला थोड़ा सा कम है, वन वाला थोड़ा सा ज्यादा। वन कितना है?
1603 पॉइंट समथिंग है, और वृक्ष कितने हैं? 1425 है। दोनों ध्यान रखना, ऐड करके 3028 समथिंग निकलेगा। तो देखो पढ़ लें, हरियाणा में वनाच्छादन, अब इसके अकॉर्डिंग मत पढ़ना, तुम्हारी में लिखा होगा शायद 1594 या 1598 या 1588, अब कितना पढ़ेंगे? हाँ, वन पूछा है तो 1603 पढ़ेंगे। अब कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का है उतना ही, प्रतिशत में ज्यादा अंतर नहीं आया। ठीक है, नीचे आ जाओ, संरक्षित वन टिक करो, सबसे ज्यादा है ये, लगभग 75%। आरक्षित वन उससे कम है, और सबसे कम है अवर्गीकृत। बताओ किसमें ह्यूमन एक्टिविटी परमिटेड नहीं होती? आरक्षित में कोई परमिशन भी नहीं दे सकता, ना किसी को अथॉरिटी दी गई है। यहां लिख लो, संरक्षित में एक्टिविटी हो सकती है। संरक्षित के पास लिख लो पशुचारण, जानवर चराने जा सकते हैं, पशुचारण, और ईंधन भी ला सकते हैं। अगर कोई टूटा हुआ पेड़ है तो क्या करेंगे? वो ईंधन ले जाएंगे पूछ के, ईंधन। आरक्षित में क्या होगा? कोई ह्यूमन एक्टिविटी नहीं, लिख लो यहां, कोई मानवीय क्रिया नहीं। और अवर्गीकृत तो फिर केयर टेकर गांव वाले ही होते हैं, इसकी कोई गिनती विनती नहीं है। ये सबसे कम है लगभग 10%। तो सबसे ज्यादा क्या है? संरक्षित, उसके बाद आरक्षित, और सबसे कम क्या है? अवर्गीकृत, जिसकी लिखत पढ़त नहीं है। राज्य में वृक्ष आच्छादन क्षेत्र ये 1409 दिया है, अब कितना हो गया तुम्हारा? ये 1425, लिख लो इसके पास 1425, अब ये बढ़ गया। ठीक है, प्रतिशतता ज्यादा नहीं बढ़ी, क्योंकि तुम देखो पहले 9 था, अब 9 से 25 को नहीं, बहुत ज्यादा बढ़ गया, उतना ही लगभग रहेगा, 3.5% के आसपास। अब ये पॉइंट अगले यहां से मत पढ़ना, पढ़ के देखो तुम्हें इसमें गड़बड़ियां लगेंगी। राज्य में सर्वाधिक वन कहाँ है आज भी? पंचकुला, इसमें कोई गलत नहीं है। दूसरा यमुनानगर, ये भी बिल्कुल ठीक है। और न्यूनतम वन फतेहाबाद, प्रतिशत तो बिल्कुल ठीक है ये भी। देखो जरा, 0.71 को क्या बना दोगे? 0.73 है, अब लिखवाया ना मैंने अभी पीछे तुम्हें। और पंचकुला में कितने % पर वन है? अभी पीछे क्या लिख के आए थे? हाँ, 43% पर तो वृक्ष और वन सब कुछ है, उसमें से 33 पर। यमुनानगर में 10 पॉइंट कितना हो गया? अब 10.9 पीछे लिखे थे तुमने सारे। अभी आगे देखो, इसमें थोड़ा थोड़ा पॉइंट परसेंटेज बढ़ गया, ज्यादा बदलाव नहीं आया। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? पंचकुला। कितने वर्ग किलोमीटर था? 392, यहाँ 95 लिखा है, इसका मतलब 3 वर्ग किलोमीटर घटे हैं यहाँ वन पहले से। तुम्हारी किताब में जो लिखा हो ना, नए को याद करना, अब नया आएगा। 392। सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला अब कौन सा हो गया? पानीपत या पलवल? पलवल। कितना? 13.5 वर्ग किलोमीटर। तुम पुराने नहीं देखोगे, तुम नए याद करोगे। प्रतिशत में सबसे कम फतेहाबाद, तब भी था अब भी है। कितना % है अब? 0.73। पहले कितना था? 0.71। यहां लिख लो 0.73। 3 कम वाले कौन कौन थे? पलवल, जींद और फतेहाबाद। 0.73, 0.83 और 1। ठीक है, इसके बाद आगे पढ़ो। वृक्षारोपण का पहला कार्य था ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा, ये हरियाणा सरकार ने चलाया था, जबकि राज्य वन नीति 2006 में घोषित की गई। टिक कर लो, वन नीति, जिसमें कितना टारगेट रखा था तुमने कि 2010 तक 10% कर देंगे और 20 तक 20% कर देंगे, ये सोचा था। हरियाणा में लिखा है 145 मेरी बुक में वर्ग किलोमीटर में झाड़ियां। अब झाड़ियां हमने पढ़ा 158 में है, लिख लो यहाँ 158.9, जिसमें अकेले 34 कौन लेके बैठा था? महेंद्रगढ़। पहले गुड़गांव में थी ये ज्यादा। ठीक है, सब 50 वर्ग लिखा था, अब यहाँ महेंद्रगढ़ कर लेना, लिखा है ना गुड़गांव, यहाँ लिख लो महेंद्रगढ़। ये घटते बढ़ते रहते हैं हर दूसरे साल में आंकड़े, कोई ऐसा नहीं कंसिस्टेंस एक ही उसमें चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखो, हरियाणा में 2 पर्यावरण अदालतें, आपको अच्छी तरह पता है कहाँ कहाँ है? एक जहां आबादी और एक जहां बाहर के लोग घूमने आते हैं, कुरुक्षेत्र में और फरीदाबाद में। टिक कर लो, फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र। विशेष अदालत कैंप कोर्ट करनाल में लगा था 1998 से। जब जरूरत होती है तो कैंप कोर्ट लगा देते हैं करनाल में, सीएम सिटी में, अगर पर्यावरण का कोई मुद्दा बहुत बड़ा हो तो। वैसे 2 अदालतें कहाँ कहाँ हैं? एक फरीदाबाद में और एक कुरुक्षेत्र। ये कुरुक्षेत्र वाली पहले ना हिसार में बननी थी, लेकिन फिर बन नहीं पाई थी, फिर कुरुक्षेत्र में ही बनी थी। नेक्स्ट देखना, 2003 में हरियाणा में वनस्पति वन योजना। वनस्पति में कौन से पेड़ लगाते हैं लोग? बोटानिकल गार्डन में कौन से पेड़ लगाते हैं? मेडिसिनल प्लांट, जिनका कि हवा में प्रभाव होता है। तो ये टिक कर लो, 2003 में
हरियाणा के वनस्पति वन योजना यमुनानगर, डबल टिक करना बहुत इंपॉर्टेंट, पहले लिखवा रखा है तुम्हें ही मैंने। यमुनानगर में नहीं है वाला पॉइंट। चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क नहीं है, होगा, आगे पीछे देख लो नीचे। तो ये टिक कर लो, चौधरी देवीलाल, जहां लिखा ऊपर नीचे किसी पॉइंट में जरूर मिलेगा, इंपॉर्टेंट था। नहीं तो आगे मैंने लिखवाया भी था तुम्हें एक दिन, ये रुद्राक्ष वाला पॉइंट, ठीक है। ये हर्बल पार्क है हरियाणा का, हर्बल पार्क किस जिले में है ये? यमुनानगर में। किसके नाम पर है? चौधरी देवीलाल, जबकि देवीलाल जी की बेल्ट तो सिरसा थी। अगर कहें यूनिवर्सिटी तो सिरसा में, लेकिन हर्बल पार्क कहें तो यमुनानगर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पढ़ना, राज्य में 1998-99 में हरियाणा सामुदायिक योजना वनों के लिए शुरू की गई थी। हरियाणा सामुदायिक योजना, जिसमें समुदाय के लोग वन लगाते थे कि भाई पेड़ बढ़ा ले। अब ये नहीं चल रही। हरियाणा की वन योजना का नाम था हर घर हरियाली, इसको टिक कर लो, हर घर हरियाली। नेक्स्ट पढ़ना, हरियाणा के दक्षिण पश्चिम भाग में जाटी या खेजड़ी नामक वृक्ष पाया जाता है। इसे हरियाणा का चंदन वृक्ष कहते हैं, डबल टिक कर लो, चंदन, हरियाणा का चंदन। कौन सा पेड़ है ये? खेजड़ी या जाटी। इस पेड़ की खास बात क्या है? ये मेनली राजस्थान का पेड़ है, और राजस्थान जहाँ बहुत गर्मी पड़ती है, शुष्क हवाएं चलती हैं, वहाँ ये पेड़ कितनी भी गर्मी हो, चाहे जून के महीने की गर्मी हो, इसकी खासियत है कि ये हरा भरा रहता है। और जाटी का पेड़, खेजड़ी का पेड़ अपने आप ही कहीं भी इस ऐसे मरुस्थल में पैदा हो जाता है, तो इसलिए इसको हरियाणा का क्या कहा गया? चंदन। तो जाटी का ही एक नाम क्या और है? हाँ, क्या नाम लिखा है इसमें? खेजड़ी। खेजड़ी, जाटी या खेजड़ी, हरियाणा का चंदन। यहाँ लिख लो, जून में भी हरा भरा। और इसकी जो फलियां होती हैं उसकी सब्जी बनती है राजस्थान में। तो जून में हरा भरा रहना बहुत बड़ी बात है किसी पेड़ के लिए, और राजस्थान की बेल्ट का पेड़ है। तो हरियाणा का चंदन, जाटी या खेजड़ी, इंपॉर्टेंट है ये पेपर के लिए। नेक्स्ट पढ़ना, हरियाणा वन विकास निगम, जिसमें हरियाणा के वनों के विकास के ऊपर काम करेंगे। कब बनाया? 1989। कृपा हुई थी ना हमारे ऊपर, 4 जिले बने थे, तभी हमने वन विकास किया, वनों का विकास भी करेंगे। इंपॉर्टेंट होती हैं ऐसे पॉइंट्स। हरियाणा में वन विभाग प्रमुख नियुक्त होने वाली देश की पहली महिला थी अमरिंदर कौर। अब तो कई साल हो गए, 2015 में पहली बार एक औरत फॉरेस्ट की हेड बनी थी हरियाणा में, देश में भी सबसे बड़ी पोस्ट पर, अमरिंदर कौर। बागवानी विभाग द्वारा फलों के उत्पादन में तीव्र वृद्धि के लिए क्लस्टर पद्धति, डबल टिक कर लो, क्लस्टर में होता है एक जैसे फल एक आसपास के एरिया में, जैसे हमारे फतेहाबाद हिसार की बेल्ट में, सिरसा की बेल्ट में खट्टे फल, ये जो किन्नू आता है ना, ये बड़े लेवल पर बाग के बाग यहाँ सरकार प्रमोट कर रही है कि भैया इस पूरे एरिया में ये वाली खेती करो, इसको क्लस्टर बोलते हैं, एक एरिया विशेष में खेती करना। राज्य में सर्वाधिक नलकूप कहाँ है? नलकूप मतलब ट्यूबवेल, कहाँ है ये? कैथल में। नलकूप द्वारा सिंचाई नंबर 1 कैथल। कैथल में किसकी किस्में ज्यादा थी? धान की। धान को लगातार पानी चाहिए, इस साल तो चलो अच्छी बारिश आ गई, अदरवाइज पानी ट्यूबवेल से देना पड़ता है। यहाँ लिख लो कैथल के ऊपर, धान की किस्में ज्यादा, तो जहां धान की वैरायटी ज्यादा वहां नलकूप भी ज्यादा सिंचाई के लिए। सबसे कम नलकूपों द्वारा सिंचाई कहाँ होगी? पंचकुला। 43% में क्या है इनके पास? जंगल है, जंगल, पेड़ पौधे। तो सोचो उसमें फिर घर भी हैं, तो बहुत थोड़े लोग होंगे खेती करने के लिए। फिर शहरी इलाका है, किससे लगता है? चंडीगढ़, तो इसलिए यहाँ बहुत कम नलकूप है। सबसे ज्यादा नलकूपों की सिंचाई कहाँ है? हमारी कैथल, जहाँ क्या ज्यादा पैदा करते हैं? धान, धान की वेराइटी। ये इंपॉर्टेंट है नलकूप वाला पॉइंट। सेकेंड हाफ में आ जाओ। राज्य में वन्य प्राणियों का संरक्षण अधिनियम 1972, क्या देश में शिकार करने पर प्रतिबंध है? ये जो सलमान खान फंसा था, ये काला हिरण का तो शिकार किया था, हाँ, ये अब से नहीं बंद है, ये बहुत सालों से बंद है, पर शौकिया आज भी 2023 में भी लोग शिकार करते हैं। वो पता नहीं चलती, अलग बातें, लेकिन आज भी जो रईस टाइप के लोग हैं ना, वो शिकार के शौकीन हैं, क्योंकि हमारी इस बेल्ट में जो जहाँ वन है यहाँ हिरण मिल जाते हैं, तो हिरणों का शिकार आज भी किया जाता है। तो उसके लिए एक्ट बनाया हुआ है 1972 से। नॉर्मल आदमी कहाँ शिकार करेगा? वो नहीं जा सकता, लेकिन जो अमीर टाइप के लोग हैं उनके पास आज भी सुविधाएं हैं, वो शिकार कर लेते हैं। ये टिक कर लो, वन्य प्राणियों का संरक्षण अधिनियम 1972, इसमें टिक करना, संशोधन करके 1991 से शिकार पर प्रतिबंध, डबल टिक कर लो। 91 के बाद हरियाणा में कोई शिकार लीगल नहीं है, शिकार करना इलीगल है।
नेक्स्ट पढ़ो सुल्तानपुर पक्षी विहार, इसको तो हम डिटेल से पढ़ के आए थे। इसका पुराना नाम टिक करो सलीम अली पक्षी विहार। अगर कहें सलीम अली नेशनल पार्क तो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ये बहुत छोटी बात है, जम्मू कश्मीर में सलीम अली के नाम पर पक्षी विहार हमारे यहाँ है और नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर। इसके ऊपर लिख लो ये बात, सलीम अली के पास लिखो नेशनल पार्क जेके में। तो तुम्हारे वाले का नाम क्या है फिर? हमारे वाले का नाम है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। हमारे वाले का नाम सलीम अली नेशनल पार्क नहीं है। सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ है? फिर सलीम अली के नाम पे क्या था यहाँ? पक्षी विहार। तो ये पक्षियों को तो निहारता था ये आदमी। ये दो अलग बातें हैं, आधे सुनेंगे नहीं, उनको पता ही नहीं चलेगा। अगर वो कहें हरियाणा में कौन सा नेशनल पार्क है और उसमें जानबूझ के दे दे डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क, तो तुम देखते ही टिक करोगे। जबकि जिसने सुना उसको अलर्ट रहना कि सलीम अली का नेशनल पार्क हमारे पास नहीं है। वो नेशनल पार्क किसके पास है? जम्मू कश्मीर। तुम्हारे वाले का नाम है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। और अगर वो कहें सलीम अली तो पक्षी विहार हमारे यहाँ था। पक्षी विहार छोटी बात है, पार्क बड़ी बात है। ये टिक कर लो, सुल्तानपुर पक्षी विहार का पुराना नाम सलीम अली पक्षी विहार था। तो अब इसका नाम क्या पड़ गया? सुल्तानपुर। ठीक है, इनके पास लिख लो, इनको मैंने बताया था पद्म भूषण विभूषण मिले हैं, है ना, बड़े बड़े प्राइज। और अभी इनकी डेथ हुई थी 1987 में। 1987 लिख लो यहाँ, 87। तुम्हारे यहाँ एक मेला लगना शुरू हुआ था, सूरजकुंड का मेला। कब स्टार्ट हुआ था? 1987 में। जब ये पक्षी वैज्ञानिक मरा था ना, तभी तुम्हारे यहाँ सूरजकुंड का मेला लगा था पहली बार। चलो आगे टिक करना। इसकी खोज करने का श्रेय किसको जाएगा? क्या नाम था उसका? पीटर माइकल जैक्सन को। ठीक है, आगे पढ़ लो। राज्य का सबसे बड़ा अगर लिखा हो तो सबसे बड़ा काट दो। राज्य का बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कलेसर में स्थित है। कलेसर कहाँ पड़ेगा? यमुनानगर। अगर कहें सबसे बड़ा तो क्या आएगा? अबूब शहर। लेकिन नेशनल पार्क कहें तो फिर कलेसर। कौन से पेड़ है यहाँ? साल के। और सिंदूर का भी पेड़ है। किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? लाल जंगली मुर्गा, जिसकी ब्रीडिंग सेंटर कहाँ है? पंचकुला। नेक्स्ट करना, भिंडावास अपनी सुंदर झील के लिए। किस में आ गया भिंडावास? वेटलैंड में। रामसर समझौता कहाँ है? रामसर ईरान में। कौन से ईयर की घटना है? 1971। हमारी दो साइट 1982 में आई थी, चिल्का और एक केवलादेव घाना राजस्थान वाला। हरियाणा के पहली बार कब आए? 2021 में मई में। कितनी साइट आ गई? दो, एक भिंडावास, एक सुल्तानपुर पक्षी विहार, जिसका अब नाम क्या है? अब नाम है उसका नेशनल पार्क। अब वो पक्षी विहार से बड़ा माना जाता है। नेक्स्ट पढ़ना, पंचकुला मोरनी में चीड़ और करनाल में ढाक या पलाश के पेड़ पाए जाते हैं। और कलेसर में सिंदूर और साल। सिंदूर का तो एक ही पेड़ कहते हैं, साल की अधिकता है। तो मोरनी में चीड़ के, ये पहाड़ों में मिलते हैं ना। करनाल में ढाक, कहते हैं ना ढाक के तीन पात। सुनिए तुमने कहावत, ढाक के तीन पात। तो ढाक के खास बात ये, उसके तीन पत्ते हमेशा एक गुच्छे में रहते हैं। उसके कभी आप इसको गूगल पे देखना तो आपको देखा तीन पत्ते हमेशा इकट्ठे रहते हैं। ढाक के तीन पात इसलिए फेमस है, जो सदा इकट्ठे रहे, सदा एक जैसा रहे, तो ढाक के तीन पात। नेक्स्ट देखना, हरियाणा वन नीति कौन से सन की है? 2006 के अनुसार प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 20% पर वन होने चाहिए। टिक कर लो, 20% पर। चाहिए और है अलग अलग बातें। अब कितने पर है? लगभग 7%। जिसमें वन ज्यादा है या वृक्ष ज्यादा है? अभी पढ़ा है कि क्या चीज ज्यादा है? हाँ, ये देखो, वन 1603 पर है और वृक्ष 1425 पर है। इन दोनों को मिला लेंगे तो 3028 या 29 के आसपास पड़ेगा, पॉइंट मिला लेंगे तो। चलो पढ़ के देखो ये। तो राज्य के केवल, पढ़ो 20% पर, राज्य के केवल 3.59 पर ही वन है। वन में वृक्ष भी ऐड करोगे तो कितने हो गए? वन और वृक्ष 7%। यहां लिख लो, वन प्लस वृक्ष 7%। दोनों लगभग 3.5 के इर्द गिर्द है। देखो ज्यादा अंतर थोड़ी ना है भाई, वृक्ष थोड़े से कम है और वो थोड़े से ज्यादा हैं। इसके बाद अगर इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 या 19 है तो छोड़ दो, तुमने 21 वाली लिख ली, उसको पढ़ना। ये 17 वाली अब 19 वाली नहीं आएगी। ठीक है, 4 पॉइंट अगले इसी के होंगे ना, वन रिपोर्ट के ही तो होंगे। कौन से सन की लिखी है किताब में? 19 की। अब पुरानी हो गई। अब 21 के नए आंकड़े मैंने लिखवा दिए। अब वनों के वर्गीकरण पर जल्दी से आ जाओ। पहला पॉइंट टिक करो, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़। कौन सी बेल्ट में होंगे जहां बारिश 100 से ज्यादा या 100 से कम है?
टिक करो। 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र, तो नीचे की पट्टी मिलेगी, कुछ ऊपर वाले भी। महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांव, भिवानी, यमुनानगर में थोड़ा, कैथल, करनाल, सोनीपत। शीशम, पीपल, टिक कर लो इनके मेन पेड़, शीशम, पीपल, नीम, आम, जामुन, इमली। नेक्स्ट पे आ जाओ। शुष्क क्षेत्रों में कीकर मिलती है बहुत बहुतायत में, झरबेरी, नीम, ओक, सरकंडा, सरकंडा को डबल टिक कर लो, केन लिख लो, केन, केन का बहुत बड़ा कामकाज फर्रुख नगर में है, मूढ़ों का कुटीर उद्योग। नेक्स्ट पर आ जाओ। उपोष्ण कटिबंधीय, उप उष्ण कौन सी बेल्ट होगी ये, जो थोड़ी ठंडी है, कौन सी बेल्ट, यमुनानगर, पंचकुला वाली, टिक करना। उपोष्ण कटिबंधीय पाइन, पाइन कहाँ मिलते हैं, पहाड़ों में, पहाड़ों में। ये वन पहाड़ी क्षेत्रों के, अंडरलाइन कर लो, 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में, अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर और हिमाचल के सीमावर्ती क्षेत्रों में। नेक्स्ट पढ़ना, इसमें क्या क्या है, चीड़ और पाइन, टिक कर लो, ये मेन पेड़ है चीड़ और पाइन। लेकिन इसके अलावा भी टिक करना, सिरस, कचनार, खैर, बियुल, जिंगन, अमलतास, इनके पेड़ भी मिलते हैं। नेक्स्ट टिक करो। कालका और मोरनी में जामुन, बहेड़ा, महुआ, ये भी पाए जाते हैं। उपोष्ण कटिबंधीय पाइन वन में टिक करो, ये कहाँ मिलेंगे पाइन वाले, जहाँ बारिश ज्यादा है, तो टिक कर लो, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, 100 सेंटीमीटर वर्षा। ठीक है, तो दो तरह के बताओ कौन कौन से वन हैं अपने यहाँ, एक उष्ण वाले और एक उपोष्ण वाले। उपोष्ण वाले के आगे पाइन भी लिखना है, किस बेल्ट में मिलेंगे वो, पहाड़ ऊपर वाले, और नीचे वाली बेल्ट में क्या है मेन, उपोष्ण वाले। इसके बाद आ जाओ, वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण, जल्दी से टिक करो। आरक्षित, बताओ आरक्षित में एंट्री है, नहीं, आरक्षित में एंट्री, किस में एंट्री है, परमिशन के साथ, संरक्षित, किसकी लिखत पढ़ती नहीं कर रखी, अवर्गीकृत, टिक करो। आरक्षित वन, रिपोर्ट को छोड़ दो, पुरानी हो गई है वो, यहाँ लिख लो 2021 में, अपने आप लिख लो 2021 में लगभग उतने ही हैं, ज़्यादा नहीं बढ़े हैं, मतलब 15.5 से 20 के बीच में है, तो 15% लिख लो, पॉइंट इधर उधर से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इनका काम क्या है, पढ़ो, भूमि कटाव को रोकने में काम आते हैं, इसलिए इनको पहले नहीं काटते। बाढ़ की रोकथाम में हेल्प करते हैं आरक्षित। जलवायु, लकड़ी आपूर्ति की दृष्टि से इन्हें सुरक्षित वनों की श्रेणी में, तो ये सेफ हैं, कौन से बिल्कुल सेफ हैं, आरक्षित। नेक्स्ट पढ़ना, इन वनों में लकड़ी काटना और पशुचारण निषिद्ध है, मना है। कोई लकड़ी काटता मिल गया तो लीगल प्रोसीजर के अंडर उसको जेल तक होगी, और ये पशुचारण भी कोई जानवर नहीं चराएगा यहाँ। इन वनों से अनेक मूल्यवान वन उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, लेकिन वो सरकार करती है, वो आम आदमी नहीं कर सकता। संरक्षित पे आ जाओ। संरक्षित में सेकंड पॉइंट टिक करो। इन वनों में संरक्षण के साथ साथ उत्पादन के लिए विभिन्न गतिविधियां चलाई जाती हैं। लकड़ी काटना टिक कर लो, अब मर्जी से या परमिशन से, हाँ परमिशन है, टिक करना। लकड़ी काटना, पशुचारण भी किया जाता है, किंतु वनों की क्षति ना हो इसके लिए इनकी पर्याप्त देखभाल भी की जाती है। तो ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज है, लेकिन विद परमिशन, नुकसान नहीं पहुंचाना। किन में परमिशन मिलने का कोई मतलब ही नहीं है, आरक्षित में। अवर्गीकृत पे आ जाओ, लगभग 10% में है। सेकेंड लाइन टिक करना, इस प्रकार के वनों में सरकार का कोई प्रतिबंध नहीं है, तो इसमें भारी भरकम पेड़ है या कीकर बबूल जैसे हैं, कीकर बबूल जिसका कोई नुकसान भी नहीं है ज्यादा। इन वनों में लकड़ी काटने और पशुचारण की स्वतंत्रता, एक में बिल्कुल स्वतंत्र है, एक में परमिशन लेना, एक में परमिशन की सोचना भी मत। किस में नहीं सोचना, किस में परमिशन लेनी है, और कहाँ सब मुफ्त का है। वन संरक्षण की योजनाएं तो आज नहीं कराती, ज्यादा लंबा टॉपिक हो जाएगा ये, इससे आगे देखना, इससे आगे सारा पढ़ा हुआ है हमने। चलो फिर, ये बहुत छोटी सी योजनाएं हैं, मैं बता देती हूँ, पहले एक बार सुन लो फिर आसान दिखेगा। पहली क्या लिखी है, हाँ बहुत पहले आई थी। समुदाय मतलब क्या होता है, कम्युनिटी। भाई अपने अपने गांव में, अपने एरिया में पेड़ पौधे लगाओ, बहुत पहले कहा था, अब ये खत्म है, अब नहीं चलती। अगली क्या लिखी है, हर घर हरियाली। इसका टारगेट क्या था कि हर घर के लोग अपने आसपास पौधे रोपण कर लें, चाहे वो सड़क पे लगाएं, बाग में लगाएं, गांव में लगाएं, खेत में लगाएं। नेक्स्ट क्या लिखी है, कंडी, ये इंपॉर्टेंट है। कंडी परियोजना को वर्ल्ड बैंक ने पैसा दिया और ये कहा भाई जैसे हमने कहा होगा, कुछ उनसे मांगा होगा, उन्होंने कहा ठीक है हम पैसा देते हैं, अपने आसपास के पहाड़ी इलाके में पेड़ पौधे लगा के वनों के एरिया को बढ़ा लो। तो कंडी परियोजना इंपॉर्टेंट है। इससे अगली क्या लिखी है, अरावली पर्वत, इसका भी पैसा हमें ईईयू से मिला। ईईयू का मतलब है यूरोपियन इकोनॉमिक यूनियन,
तो यूरोप ने पैसा दिया हमें अपने जंगल बढ़ाने के लिए। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा हमारा हरियाणा सरकार का प्रोजेक्ट था, जिसमें ये तरु दिवस मनाने लग गए हम। कब का दिन? 15 जुलाई का। और राज्य वन नीति तो हम पढ़ ही लेंगे। जल्दी से देखो, पहला सामुदायिकी वानिकी योजना, यहाँ लिखो समाप्त, अब नहीं चल रही है, पहले थी, समाप्त। पहली लाइन में टिक करना। 1998-99 में थी, 6-7 में पूरी हो गई। लगभग 27,000 हेक्टेयर भूमि पर पौधारोपण। यहाँ लिखो महिलाओं की भागीदारी प्रमुख थी, गांव की औरतें, क्योंकि समुदाय को जागरूक करने में औरतें काम कर सकती हैं। औरतें घूम घूम के गांव में अपनी टोलियां बना के इसके ऊपर काम करती थी। महिलाओं की भागीदारी ज्यादा थी। अब ये खत्म है। कब खत्म कर दी? 2006 में। फिर 6 में क्या बनाई तुमने हरियाणा की? राज्य वन नीति। उससे पहले ये प्रोजेक्ट था। नेक्स्ट टिक करो, हर घर हरियाली योजना 2015 में इसी सरकार ने शुरू की थी। ठीक है, इसमें सेकेंड लाइन टिक करना। स्थानीय प्रजातियों के विकास पर बल, जो आपके लोकल पेड़ हैं इनको लगाओ। इसमें पीपल, नींबू, अनार, देसी आम, जामुन, हरड़, बहेड़ा, शहतूत, ये यहाँ के लोकल पेड़। ऐसे नहीं घूम घूम के कहीं केरला के पेड़ लगा रहे हैं, अपने लगा लो, हरियाली वो भी कर देंगे। सेकेंड हाफ में कंडी योजना पे आ जाओ, विदेशों ने जिस पे पैसा लगाया। पहली लाइन में टिक करना, वर्ल्ड बैंक योजना अंबाला और यमुनानगर, उन्होंने भी पैसा फतेहाबाद का नहीं दिया ना, उन्होंने सोनीपत का दिया। किसका पैसा दिया? कि जहां ऑलरेडी अच्छा है वहां और अच्छा कर लो। तो अंबाला और यमुनानगर जिले के उत्तरवर्ती भाग के अंतर्गत शिवालिक क्षेत्र में, डबल टिक कर लो, शिवालिक में पुनः वृक्षारोपण। तो शिवालिक में एक बार पेड़ लगाते ही हरा भरा हो जाएगा। ये किसको पता है? पूरी दुनिया को, वर्ल्ड बैंक को भी पता है। उन्होंने कहा ये पैसा पकड़ो, अपना काम कर लो। कौन सी योजना? कंडी योजना, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट टिक करना, अरावली पर्वत, ये उत्तर की तरफ है या दक्षिण की तरफ? दक्षिण। इसमें यूरोपीय जो संगठन था इसने पैसा दिया। अरावली पर्वत श्रृंखला पुनर्वास योजना, यूरोपीय आर्थिक समुदाय, यहां लिखो EEU, यूरोपीय इकोनॉमिक यूनियन, EEU अंडरलाइन करना। ये योजना अनावृत अरावली पहाड़ियों पर पुनः वृक्ष लगाना। अरावली की पहाड़ियां वृक्षों से घनी भरी हुई हैं या खाली बराबर है? ये सारा खनन कहाँ से करते हैं? अरावली ना, पता नहीं कितने पहाड़ थे काट काट के पिछले कुछ सालों में गायब कर दिए। अभी पीछे एक DCP नहीं, उसके ऊपर से वो ये गाड़ी निकाल दी थी, तो वो मना कर रहा था। सबको पता है ये बात कि इसमें घपलेबाजी और इसमें करोड़ों 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 रुपए की आमदनी है। इसमें सब इन्वॉल्व होते हैं, वहाँ का बड़ा अधिकारी भी, मंत्री भी और नीचे तक के। और ये सब इस तरह से किया जाता है कि किसी को पता ही ना चले। ये सच बात है। खनन बहुत इलीगल तरीके से, जबकि सुप्रीम कोर्ट तक ने मना कर रखा है कि खनन नहीं करना। हम सब देखते हैं रेती का खनन होता है इसमें से, देखा नहीं कितने ट्रक और ये भर भर के, तुमने देखा नहीं? जबकि उस पर पाबंदी है, करना नहीं है, वो फिर भी कर रहे हैं। तो क्या ये सबको नहीं दिखता? प्रशासन को भी पता है, पुलिस को, सबको पता है। ये सब गड़बड़ जो हो रही है ना, पेड़ काट काट के कुछ साल छोड़ते हैं। आम आदमी को क्या मतलब, 4 पहाड़ यहाँ थे अब एक ही रह गया, 3 काट के बेच दिए। बेचे किसको? जो बड़े बड़े बिल्डर्स और इस तरह के लोग हैं, वो उस फ्री की जमीन पर जो देश की थी आके अपना कुछ सालों में बिल्डिंग्स बनाएंगे, एक एक फ्लैट कई कई करोड़ का बेच देंगे, क्योंकि गुड़गांव की कीमत बहुत ज्यादा है, गुड़गांव की भी, रेवाड़ी की भी और आसपास के फरीदाबाद वाली बेल्ट की। तो इसके लिए था कि भाई इसको हरा भरा बना लो, इसको काटो मत। ये थी कंडी योजना। किसके लिए है? वर्ल्ड बैंक की, ये शिवालिक के लिए। और ये अरावली वाली किसने दी है? EEU ने, कि इसकी ग्रीनिंग कर लो। टिक कर लो। ये अनावृत मतलब जो ढकी हुई ना हो, जो खाली हो गई चट्टाने, अरावली पहाड़ियां। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा टिक करना। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य में बड़े स्तर पर वृक्षारोपण कराया जा रहा है। और ये ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा अब से नहीं चल रहा, ये बहुत पहले से चल रहा है। 1989 से स्टार्ट हो गया था, जब ये देश की क्या बनी थी 88 में? वन नीति देश की बनी थी ना 1988, तब के बाद से ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा। तो 1989-90 अंडरलाइन करना। बड़े स्तर पर वृक्षारोपण, नदियों, नहरों, सड़कों, रेल मार्गों के किनारे, गांव के चारों ओर वृक्षों की पेटियां। तो इस मौसम में हमें दिख रहा है जब बाढ़ आती है तब कौन हेल्प कर देते हैं? पेड़ पौधे। अगर चारों तरफ नहर के लगा दें, गांवों के लगा दें, खेतों के लगा दें, तो कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया था हरियाणा सरकार ने? ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा, जिसमें चारों तरफ पेड़ लगाए गए थे। इसके बाद सेकेंड लास्ट पॉइंट पढ़ लो। राज्य के वनों में विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां प्राप्त की जाती हैं, जिनका उपयोग स्वास्थ्य लाभ। बताओ, जड़ी बूटी। और एक बहुत बढ़िया तुमने एक पार्क लगाया था 2003 में, क्या नाम था? चौधरी
देवीलाल, रुद्राक्ष वाटिका कहाँ लगाई थी? यमुनानगर में, यमुनानगर में। नेक्स्ट टिक करना, 2014 से 15 जुलाई को तरु दिवस, डबल टिक कर लो, तरु दिवस। जुलाई में ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि रेनी सीजन है, पेड़ लगाते ही अपने आप हो जाएंगे। राज्य वन नीति 2014 पुरानी बात हो गई, सिर्फ पढ़ लेंगे। कुल क्षेत्रफल का भारत का 1.34 कर लो इसको, 1.34% हमें मिला, जबकि हमारे देश में जितने वन हैं उसके सिर्फ 0% वन तुम्हारे भी हैं। तुमने कितने कितने वन लगा रखे हैं अपने यहाँ? कितना था वो? 2800 कुछ निकला था ना टोटल वर्ग एरिया, 3028 वर्ग किलोमीटर। देश में अगर देखें 32,87,263 में हम कहीं स्टैंड नहीं करते, 0 पॉइंट समथिंग टोटल का हमारे पास है हरियाणा में। और हरियाणा का कितना हमने लगा रखा है? 7%। हरियाणा में 7%, देश का 0 पॉइंट कुछ परसेंटेज। नेक्स्ट पढ़ लो, राज्य वन नीति के अनुसार प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के कितने % पर वन होने चाहिए? 20। और हमने टारगेट कब बनाया था? ये 2006 में। हमने छोटा टारगेट 2010 का रखा था, कितने % का? 10। आज 2023 में कितने % कहते हैं? 7% पर। ठीक है, बस लास्ट हो गया। हरियाणा सरकार द्वारा वन नीति 2006 टिक कर लो। कौन सा प्रोजेक्ट खत्म हुआ था जब ये आई थी वन नीति? सामुदायिकी वानिकी योजना, जिसमें किसने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था? महिलाओं ने। गांव में पेड़ लगे थे। चलो, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ।